गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो अगर ऐसा हो रहा है और बहुत ज़्यादा बार बार ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो हो सकता है कि कंटेंट लंग के साइड आ जाए, और अगर यहाँ आएगा तो इम्यून सिस्टम एक्शन लेगा और निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रैकियल इंट्यूबेशन की तो बात हम लोगों ने की ही कि ट्रैकियल इंट्यूबेशन हो, ट्रैकिया में ट्यूब पड़े। बहुत बार एनजी ट्यूब होता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कॉमन है, जबकि ट्रैकियल ट्यूब अनकॉमन है। किसी किसी को लगता है एनजी ट्यूब कॉमन है। बहुत बार स्टमक वॉश करने के लिए एनजी ट्यूब यूज करते हैं, वो वाला जो आप देखते हो नाक में नली पड़ी रहती है और वो नोज के रास्ते नाक से डालते हुए धीरे धीरे फैरिंग्स में लाते हैं और फैरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में लाते हैं और ईसोफेगस से यहाँ छोड़ देते हैं इस नली को। स्टमक ये नली इस साइड नहीं मुड़नी चाहिए। अगर इस साइड मुड़ जाएगी तो खांसी रिफ्लक्स आता है उस टाइम और तुरंत खींच लिया जाता है पीछे। जैसे ये ट्रैकियल साइड मुड़ेगी तो तुरंत कफ रिफ्लेक्स आएगा और तुरंत पीछे खींच लिया जाता है एनजी जब आप इंसर्ट करते हैं उसमें नाक में। तो लेकिन अगर सोचो कि जब आप एनजी इंसर्ट करते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस है या इमोबाइल है और उसका कफ रिफ्लेक्स सप्रेस है, कफ रिफ्लेक्स काम नहीं करता है, नर्वस सिस्टम सप्रेस्ड है, तो कफ रिफ्लेक्स उस टाइम नहीं आएगा जब आप एनजी ट्यूब डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से एनजी ट्यूब इस साइड चली जाए और यहाँ एनजी ट्यूब नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं एनजी ट्यूब से। या बहुत बार एनजी ट्यूब का काम क्या होता है, दो काम हैं तो बहुत सारे काम, दो मैं रेयर बता रहा हूँ कि एनजी ट्यूब एक पाइप है जो अंदर से स्टमक को बाहर की तरफ खोल देती है। तो बाहर से जब ओरल डाइट बंद हो जाता है तो बाहर से एक पाइप, अब आप इस पाइप के रास्ते से डायरेक्ट स्टमक में कुछ भी डाल सकते हैं खाने के लिए कि बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता रहे। दूसरी चीज, अगर स्टमक से अगर आप कुछ बाहर निकालना है तो आप डाइवर्स मूवमेंट भी करा सकते हैं, यहाँ से कोई चीज बाहर भी निकाल सकते हैं इसी रास्ते से। बहुत बार कोई जहर खा लेता है, कोई टैबलेट खा लेता है ज्यादा डोज में, तो अगर कोरोसिव पॉइजन नहीं है, अगर कोई ऐसा पॉइजन नहीं है कि अंदर जाके उसने म्यूकोसा को काट दिया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टमक वॉश करते हैं और स्टमक वॉश में अंदर जो भी भरा है हम लोग एनजी ट्यूब डालकर और इसी ट्यूब से बाहर खींच लेते हैं। तो पूरा का पूरा स्टमक में जो भरा है बाहर निकल आता है। हम लोग इसमें सलाइन वाटर भरते चले जाते हैं और स्टमक को पूरा साफ कर देते हैं। तो स्टमक में जो कंटेंट है वो हम साफ कर देते हैं। तो एक तो हम लोग फीड कराने के लिए यूज करते हैं एनजी ट्यूब और दूसरा वॉश कराने के लिए एनजी ट्यूब यूज करते हैं। तो एनजी ट्यूब बहुत बार यहाँ हो तो एक तो मिस डायरेक्शन हो जाए तो भी होने के चांसेस है, दूसरा नॉर्मल पड़ा हो एनजी ट्यूब। लेकिन अगर रेगुलर वो 12 घंटे 24 घंटे तक एनजी ट्यूब पड़ा रहे तो उसमें भी बैक्टीरियल डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं उस एनजी ट्यूब की वजह से, तो भी निमोनिया होने के चांसेस हैं। उसका कारण इम्यूनोसप्रेशन है और ये भी समझ सकते हो कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत स्ट्रांग, दोनों हो सकते हैं
क्योंकि बच्चों में ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया आ नहीं सकता है, दोनों हो सकते हैं। हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम ठीक है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है। और भी जो कारण हैं वो, अच्छा ये जितने कारण मैंने अब तक डिफाइन किए हैं ये क्या है, ये सब एस्पायरेट कर रहे हैं अलग डायरेक्शन में, ट्रैकिया की तरफ एस्पायरेट मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींच लेना, निकल लेना। तो जो चीज स्टमक में आ जाना चाहिए या जो चीज आना ही नहीं चाहिए वो चीज एस्पायरेट हो रहा है लंग के साइड। अगर ऐसी कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है कि जो नहीं आना चाहिए लंग के साइड, वो पोर्शन लंग के साइड आ रहा है, वो कंटेंट लंग्स के साइड एस्पायरेट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एस्पायरेशनल निमोनिया। अगर ऐसी पैथोलॉजी इन्वॉल्व होकर निमोनिया हो रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्पायरेशनल निमोनिया। इसमें इन्फेक्शन बाद में हुआ, ये निज हुआ कि आगंतुज हुआ, तो ये सारी व्याधियां क्या हैं, आगंतुज व्याधियां हैं। जो हम लोग ये आगंतुज व्याधि है ये क्या है, एस्पायरेशनल निमोनिया। बहुत बार क्या होता है कि ट्रैकियोटॉमी होती है, ट्रैकियोटॉमी होती है और ट्रैकिया को खोलकर और उसमें ट्रैकियल इंट्यूबेशन किया जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो वेंटिलेटर्स यूज होते हैं तो वहाँ पे मास्क लगते हैं वेंटिलेटर्स पे, वो इन्फेक्टेड वेंटिलेटर्स हो, पहले से साफ ना किया गया हो, ठीक से डिस्टलाइज ना किया गया हो। अगर वैसे मास्क यूज करा दिए गए, इन्फेक्टेड मास्क, और इंट्यूबेशन कर दिया गया, मास्क लगा दिया गया, सब कुछ जितने भी सिस्टम है वेंटिलेशन के सब कर दिया गया और वेंटिलेटर इन्फेक्टेड था, तो निमोनिया होने के चांसेस हैं। वेंटिलेटर पे रहने वाले इंसान को निमोनिया बहुत कॉमन है, बहुत हो जाता है। बहुत बार आप सुनते हैं कि अरे वो बच गए थे लेकिन लास्ट में पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो खत्म हो गए। ऐसा कभी सुना है? ये सब कारण वही सब होते हैं कि वो बच तो गए थे लेकिन उनके अंदर लास्ट में जाकर कहीं इन्फेक्शन क्रिएट हो गया और उनको निमोनिया हो गया और लंग्स पूरा इन्वॉल्व हो गया, कंसोलिडेट हो गया 2 दिन के अंदर ही। क्योंकि अगर इतने दिन तक कोई इंट्यूबेशन पे है तो इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली उसका काम नहीं कर रहा होगा और वो खत्म हो जाते हैं। तो एक कारण उसमें से निमोनिया भी होता है और निमोनिया होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं जो इंट्यूबेशन पे है, उस पर वेंटिलेटर पे और इंट्यूबेट हुआ, क्योंकि उसके 1000 कारण हैं। उसको कोई ना कोई खतरनाक बीमारी है, वो तो अपना एप्रिसिएट कर ही रहा है निमोनिया को, और अलग से इंट्यूबेशन है, एनजी ट्यूब है और पता नहीं क्या क्या उनके सिस्टम में। सबसे क्या हो सकता है, एस्पायरेशनल निमोनिया। और हॉस्पिटल में जो निमोनिया होता है एडमिट होने के बाद, उस निमोनिया को हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और वो निमोनिया जब हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद होता है, वहाँ के जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत दवाओं से रजिस्ट होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं दवाओं के बीच रह रहे हैं, वो सब जानते हैं दवाएं क्या कर सकती हैं। जैसे जो जेल में रहकर क्रिमिनल होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इवन जो जेल के बाहर है उसको डर है कि जेल में चले जाएंगे, लेकिन जो जेल में रहकर क्राइम कर रहा है उसको नहीं डर है ज़्यादा, वो तो वहीं है, वो कहाँ चला जाएगा। वैसे ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हम लोगों को हो सकता है जो हम लोग बाहर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के, तो हमारे बैक्टीरियाज को डर है कि अगर हम कुछ ज़्यादा दिक्कत करेंगे तो अभी हमें एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हैं, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होगा, कम्युनिटी से आप जाओगे हॉस्पिटल दिखाने और आपको एंटीबायोटिक मिलेगा, लेकिन जो हॉस्पिटल में ही डेवलप हुए हैं बैक्टीरियाज, उस एंटीबायोटिक को झेल कर उसको क्या आप दोगे, वो बहुत एंटीबायोटिक से रजिस्ट होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो इन्फेक्टेड वेंटिलेटर हो, नेबुलाइजर, जो नेबुलाइजेशन होता है, बहुत बार हॉस्पिटल में नेबुलाइजर रखा होता है, एक ही मास्क होता है, वो सबको यूज होता रहता है।
अब वो मास्क किसको कैसे यूज हुआ है क्या पता, पिछली बार कैसा यूज हुआ था। तो वो अगर इन्फेक्टेड हो कि पिछली बार किसी को यूज हुआ था और अब किसी को नाक पे लगा दिया गया, उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। या फिर बहुत बार ब्रोंकोस्कोपी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए कराते हैं। टीबी में कहा जाता है कि बलगम अगर ना निकले तो ब्रोंकोस्कोपी से निकाल लिया जाए, या अगर आपको कोई चीज़ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ऐसे इन्वेस्टिगेशन से नहीं दिख रहा है तो आप ब्रोंकोस्कोपी करा लो। स्कोपी मतलब होता है टॉर्च लगा के देखना, स्कोप लाइट जलाकर देखना। ब्रोंको के अंदर ट्यूब डालकर, टॉर्च डालकर झांक कर देखा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको कहा जाता है ब्रोंकोस्कोपी। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खोज हुआ, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी कितने लोगों को होता है? कभी सुना है ब्रोंकोस्कोपी कोई करा के आया हो? रेयर शायद ही किसी ने सुना हो। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आप डायरेक्ट वहां देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रोंकोस्कोपी क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि एक तो पाइप अंदर डाल के झांका जाता है तो पेशेंट को अनकंफर्ट फील होता है, महंगा बहुत है, दूसरा इसके साइड इफेक्ट्स हैं। वो पाइप अंदर डाली जाती है, हो सकता है वो पाइप इन्फेक्टेड हो, टॉर्च इन्फेक्टेड हो, और बाहर से जब आप कुछ अंदर डालोगे ट्रैकिया और ब्रोंकस में तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हो सकता है वो इंजरी कर दे वहाँ ठीक से, अगर नहीं किया गया तो हो सकता है वो बैक्टीरिया को लेकर ही अंदर चले जाएं और वहाँ बैक्टीरिया छोड़ के आ जाए। तो ये इन सब कारणों से ब्रोंकोस्कोपी बहुत ज़्यादा कोई नहीं कराता है। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन से काम चलता है। स्पुटम करा लेंगे, निकलवा लेंगे वहीं से। नहीं स्पुटम निकलेगा तो म्यूकोकाइलिटिक ड्रग देकर स्पुटम निकाला जाएगा, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी बहुत बाद का स्टेज है, नहीं कराते। तो एक कारण ब्रोंकोस्कोपी भी होता है जहाँ से निमोनिया हो सकता है। अगर दांत में इन्फेक्शन किसी को है, पुराना इन्फेक्शन दांत में हो और मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा हो, वहाँ बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, डेंचर्स जिनके खराब होते हैं, दांत में कीड़े लग जाएं, बैक्टीरिया डेवलपमेंट हो जाए, उनको निमोनिया होने के चांस बहुत होते हैं। क्योंकि अगर मुंह में ही इन्फेक्शन है तो वो राल में मिलकर कभी भी अंदर जा सकता है। साइनस इन्फेक्शन किसी को हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो बैक्टीरिया भी धीरे धीरे नीचे जाने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं और वो भी जाकर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ये सब कारण समझ में आया कि इन्फेक्शन कैसे हो सकता है और बैक्टीरिया कैसे अंदर पहुंचता है और कब। एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब देखो सबसे आसान बता रहा हूं मैं। एनजी ट्यूब जिस पैकेट आप जानते हैं ट्यूब है, ये एक टाइप का ट्यूब कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। ऐसा यहाँ पर ओपनिंग होती है, ये वाला पार्ट बाहर होता है, ये वाला हम लोग अंदर डालते हैं नाक के रास्ते से, और ये वाला बाहर होगा, यहाँ पर ढक्कन लगा होता है। इसको आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और ये अंदर से खोखला होता है। एनजी ट्यूब का नाम है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब नेजो के रास्ते से होते हुए गैस्ट्रिक तक पहुंचाना है, इसलिए इसको कहा जाता है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। अब जब ये क्या होता है, ये पैकेट में पैक्ड होता है, ये पैकेट में पैक्ड है। अब ये जब एनजी ट्यूब नाक में डालना होता है तो बहुत ही सावधानी से डाला जाता है। और सबसे पहली सावधानी क्या है एनजी ट्यूब डालने में? आपको क्या लगता है सबसे पहली सावधानी क्या होनी चाहिए एनजी ट्यूब डालने में? स्टेरलाइजेशन। सबसे पहला जरूरत क्या है? स्टेरलाइजेशन। अगर बहुत जो होता है वो बता रहे हैं कि होता क्या है नॉर्मल, कि स्टाफ है, और अपने यहाँ स्टाफ कितने पढ़े लिखे होते हैं आप भी जानते हैं,
सब बुआ और मौसिया के लड़के होते हैं 8वीं 6वीं पढ़े, तो वो सब काम करते हैं, उनको आता जाता तो कुछ है नहीं, उनको स्टेरिलाइजेशन शब्द नहीं पता, वो स्टेरिलाइजेशन करेंगे क्या? उनको बस एनजी ट्यूब ढकेलना आ गया है कि हम डाल देंगे, उनको कुछ नहीं आता जाता है। वो क्या करते हैं, वो पेशेंट बेचारा कोमेटस है, हो सकता है वो पैरालाइज्ड हो, क्या हो पता नहीं किस कंडीशन में हो, या ठीक भी हो, और वो पैकेट उठाते हैं, डायरेक्ट फाड़ेंगे, नंगा हाथ किसी को सुचरिंग करके आए हैं, टाँका लगा रहे थे वहाँ, और अब टाँका लगा के डायरेक्ट, ना तो कोई स्टेरिलाइजेशन ना कुछ, टाँका लगा के डायरेक्ट आ गए हैं अपना कानून दिखाने कि अरे तुम नहीं डाल पा रहे हो, हम डालें। और ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब देख चुके होंगे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। वो आएंगे डायरेक्ट, देख उसको खोलेंगे और डायरेक्ट ऐसे पाइप हाथ से पकड़ेंगे, और जैसे ही पाइप आपने हाथ में पकड़ा तो आपके हाथ में कितने बैक्टीरिया हैं, आपने पता नहीं क्या क्या टच किया है। अब आप इस पॉइंट को नोज में डालते हैं तो इसी पॉइंट को सबसे पहले पकड़ते हैं, तो जैसे ही आप पॉइंट को पकड़कर नोज में डालोगे, आपने तो लाखों बैक्टीरिया एंट्री करा दी है उसके अंदर। तो हो सकता है इसमें ये जो बैक्टीरिया है ये जाकर लंग्स में चला जाए, तो इन्फेक्शन नहीं होगा अब इसको एनजी ट्यूब से। तो एक तो स्टेरिलाइजेशन फेल्यूर से। ऐसे ही कंडीशन बहुत सारे होते हैं कि हीट्रोजेनिक डिजीज, जानते हो क्या है? हीट्रोजेनिक डिजीज कहा जाता है जो चिकित्सा व्यवसायियों की वजह से लोगों को, वो कहा जाता है हीट्रोजेनिक डिसऑर्डर। तो हीट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स लोगों को होते हैं, जैसे नर्स की वजह से हो जाए, डॉक्टर की गलती से हो जाए, पैरा स्टाफ गलती से हो जाए, उनको कहा जाता है हीट्रोजेनिक डिसऑर्डर। तो ये हीट्रोजेनिक डिसऑर्डर है, ये आपने गिफ्ट में दिया उसको, निमोनिया को। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन करके कोई गया है, अच्छा पढ़ा लिखा है, स्टाफ अच्छे भी होते हैं, तो अच्छे पढ़े लिखे स्टाफ आए, या मान लेते हैं डॉक्टर ने डाला है, तो डॉक्टर अगर डालेगा तो बहुत बार अगर अच्छा डॉक्टर है तो उसको स्टेरिलाइजेशन पता है, और वो ग्लव्स पहन, वो कहेगा पहले ग्लव लेकर आइए। देखो डॉक्टर कोई भी काम करता है तो कहता है एक बार ग्लव लेकर आइए, बिना ग्लव्स पहने वो बहुत कम हाथ लगाते हैं। एक तो उसको खुद में इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं, दूसरा अपना इन्फेक्शन किसी और में देने का डर रहता है, तो तुरंत ग्लव्स पहनेगा। आप भी कोई काम करें तो बिना ग्लव्स के कुछ भी ना करें, तो ग्लव्स पहनेगा। और ग्लव्स पहनने के बाद मान लेते हैं बहुत स्टेरिलाइजेशन से डाला गया है, और लेकिन आप डाल देते हो और 24 घंटे 36 घंटे तक ये ट्यूब यहीं पर पड़ी रहे, तो इसके खिलाफ, ये तो अनडिमांडेड ट्यूब है जो शरीर में नहीं होना चाहिए था, इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्शन करेगा कि ये क्या आ गया, भले ये बैक्टीरिया नहीं है लेकिन ये शरीर में नहीं था पहले, और शरीर में आ गया, और मेमोरी सेल जाकर चुंगली कर रहे हैं इम्यून सिस्टम से कि अरे पता नहीं क्या आया है, वो सांप जैसा पड़ा है, तो पहले तो हम कभी नहीं देखे इसको अपने अंदर, शरीर के अंदर, अपने गांव में, और इम्यून सिस्टम से जाकर बताया कि अरे ये तो हमारे गांव में पहली बार आया है, चलो देखो जरा, और न्यूट्रोफिल सारे आ जाए उसको देखने, तो क्या होगा, इसके पीछे लग जाएंगे। और यहाँ इसके पीछे जब लग जाएंगे और इसको काट तो सकते नहीं है, तो जब इसको काट नहीं सकते हैं तो इम्यून सिस्टम के सेल और ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे कि अरे क्या है वो, और उसके आसपास जो सेल होंगे उनको काटना शुरू कर देते हैं। और इससे होगा क्या, इससे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो डेड बॉडी जाएंगे और पस बनना शुरू हो जाएगा। और ये इन्फेक्शियस पार्ट अगर लंग्स की तरफ मुड़ गया तो निमोनिया होने के चांसेस हैं। तो जरूरी क्या है कि स्टेरिलाइजेशन के बाद एनजी ट्यूब जब डाला गया है तो जरूरी है कि समय होने से पहले 8 घंटे 12 घंटे, कम से कम मुझे लगता है 8 घंटे पे एनजी ट्यूब चेंज कर देना चाहिए, कम से कम 12 घंटे पे तो चेंज कर ही देना चाहिए। अगर वो रेगुलर पड़ा रहे कि एक बार डाल दिया है और वो पड़ा ही रहे तो दिक्कत की बात है, तो एनजी ट्यूब चेंज कर देना चाहिए और इन्फेक्शन ना होने पाए, दूसरी एनजी ट्यूब डालनी चाहिए। तो इस वजह से ही बहुत बार
इन्फेक्शन होने के चांस है। तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, अगर एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट आप बॉडी में डालोगे, भले ही बॉडी की भलाई के लिए है, बॉडी कभी बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे इंस्ट्रूमेंट छोड़िए, अगर आपका लीवर फेल हो रहा हो और आप मरे जा रहे हो बिल्कुल, और लास्ट टाइम पे किसी ने कोई आपको लीवर दान दे दे और उस लीवर को लगाकर आप बच जाओ, तो उस लीवर को भी तुम्हारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी। तुम्हारा इम्यून सिस्टम उस पर बहुत हाईली एक्शन करता है कि ये तो मेरा वाला नहीं है, ये कौन आ गया। भले ही आप खत्म हो जाते, लेकिन इम्यून सिस्टम को नहीं पता है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो उस लीवर को मारने आ जाता है और लीवर के खिलाफ एक्शन करता है कि ये मेरा नहीं है। तो होता क्या है कि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो कम से कम 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक इम्यून सेल्स को सप्रेस करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। डॉक्टर को पता रहता है कि ये रिएक्शन करेगा। तो जब कोई नए ऑर्गन को लगाया जाता है बाहर से, तब इम्यून सिस्टम के सेल्स को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ चलती रहती हैं 5-6 दिन तक। तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाता है कि इसकी वजह से ही जिंदा हम लोग बचे हैं, तब जाकर दवाइयाँ हटाई जाती हैं और तब उनको स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि अब अगर समझ गए हो तो ठीक है, जाओ मिल लो, कोई नया आया है। कुछ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा है कि ऐसा भी सब कुछ होता है। तो इम्यून सिस्टम अपना साथी तो है, लेकिन बहुत बार बेवकूफ़ी करता है, बहुत जिद्दी साथी है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, समझदार नहीं है। और जब समझदार नहीं होता है तब हम लोग दवाइयाँ चलाते हैं इम्यून सिस्टम को समझदार करने के लिए। बहुत बार इम्यून सिस्टम का हाथ पैर बांध कर बैठा देते हैं घर के अंदर, बहुत बार उसको अल्टर कराते हैं।